पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मिशन उत्तराखंड की बात करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज रुद्रपुर के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे, साथ ही संगठन की 2 बैठकों में भी हिस्सा लेंगे और चुनावी रोडमैप पर चर्चा करेंगे। बैठकों में बीजेपी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। और जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। नड्डा आज रुद्रपुर के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे, साथ ही संगठन को दी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे और चुनावी रोडमैप पर चर्चा भी करेंगे। बैठकों में बीजेपी के सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता सुनील हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा रुद्रपुर के रामलीला मैदान में आज जनसभा करेंगे, क्या जानकारी? देखिए गीतिका, जेपी नड्डा का ये 2 दिन का दौरा बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से कल आपने देखा कि सबसे पहले जब वो चमोली के सवाड़ गांव पहुंचे, जहां से शहीद सम्मान यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया, तो नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड एक वीर भूमि है और यहाँ के सैनिकों की चर्चा, यहाँ की वीरता की चर्चा पूरे विश्व भर में होती है। तो एक तरह से उत्तराखंड में जो सैनिक वोट हैं उनको साधने की कोशिश जेपी नड्डा ने की। उसके बाद जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे, तो अल्मोड़ा में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। पार्टी वर्कर्स को उन्होंने बाकायदा कहा कि वो घर से टिफिन लेकर जाएं और बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर बैठक करें, लोगों से बातचीत करें, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा करें। तो एक तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम वहां पर किया। 3 डिस्ट्रिक्टों की उन्होंने वहां पर बैठक ली जो पार्टी कोर ग्रुप के कार्यकर्ता थे। उसके बाद नड्डा देर शाम कल रुद्रपुर पहुंचे। आज रुद्रपुर में उनका दिन भर व्यस्त कार्यक्रम है, व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है। सुबह नड्डा शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर जाएंगे, जहां वो माल्यार्पण करेंगे। अंबेडकर की मूर्ति पर भी माल्यार्पण का कार्यक्रम है। इसके बाद बंगाली समुदाय की एक जनसभा को नड्डा रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। आप देखेंगे कि जो उधम सिंह नगर, जो तराई की बेल्ट है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो वोटर्स हैं वो बंगाली समुदाय के वोटर्स हैं, तो उनको साधने की भी एक कोशिश पार्टी की है। क्योंकि तराई में बड़ी संख्या में किसान भी रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नड्डा पहाड़ से लेकर मैदान तक वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की बड़ी मीटिंग भी वहां पर है, जिसमें प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो कल ही रुद्रपुर में पहुंच गए थे। उनके साथ भी नड्डा करीब 1 घंटे तक बातचीत करेंगे। उसमें मोर्चों के जिलाध्यक्ष तक हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, तमाम जो पदाधिकारी, उनके साथ मीटिंग होगी। और शाम को 3 बजे के आसपास वो प्रदेश की टोली बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय चुनाव प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे, इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश महामंत्री होंगे पार्टी के। उनके साथ भावी जो रोड मैप है कि किस तरह से हम 2022 धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन को लेकर मेगा प्लान बताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुष्कर धामी ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 4.5 साल से सोया है और चुनाव के नजदीक आते ही सब बाहर आ गए हैं। उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी विपक्ष को घेरा, साथ ही कहा कि हम मोदी के विजन पर काम कर रहे हैं। धामी ने बताया कि भू कानून को लेकर भी कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम केवल और केवल चुनाव को फोकस में रख के सारे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर हैं उत्तराखंड के अंदर, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका काम केवल अभी 4.5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए, अब सामने आ रहे हैं, तो केवल चुनाव की बात करते हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं उत्तराखंड के पूरे एक चप्पे चप्पे तक पहुंचूं, एक जन जन तक पहुंचूं और उनसे संवाद करूं, उनके साथ बात करूं, जिससे कि उनकी परेशानियां, यहाँ की और दिक्कतें और लोगों के बीच में जाकर कि हम लोगों से और क्या लेकर कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भू कानून सरकार इस सरकार के रहते आएगा या अगली सरकार? नहीं, उसके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है और कमेटी की जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बाकी राजनीतिक पार्टियां अब नजर आ रही हैं।
जबकि 4.5 साल में कोई नहीं दिखा। इस पर कांग्रेस नेता करण माहरा ने पलटवार किया और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल को निशाने पर लिया। माहरा ने कहा कि 4.5 साल से जनता सरकार का करप्शन देख रही थी और वही बात अब कांग्रेस जनता को बता रही है। मुख्यमंत्री के स्टिंग और मुख्यमंत्री के नज़दीकी ओएसडी के स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हाथ में पैसे लेते हुए दिखाया गया, इसीलिए उनको हटाया गया। दूसरे मुख्यमंत्री की 4 महीने में विदाई, ये अपने आप में साबित करता है कि कितना सच नए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी प्लानिंग के साथ उतरने जा रही है और पहली बार होगा जब आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र करने जा रही है जारी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी से आगे बढ़कर कांग्रेस तैयारी करना चाहती है और मैनिफेस्टो को आचार संहिता लगने से पहले जारी करने की तैयारी में। इस बार 3 लेयर में कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। बेरोजगारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर होगा, जिसमें बेरोजगारी भत्ता और खाली पदों पर सरकारी नौकरी की बात होगी। साथ ही साथ महंगाई से निपटने और लोकायुक्त की नियुक्ति का खाका भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में होगा। इनके अलावा सस्ती दरों पर बिजली पानी के वादे भी घोषणा पत्र में रखे जा रहे हैं और पहली बार सभी 70 विधानसभाओं की समस्याओं को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में पहली बार होगा 21 वर्षों में 5वें विधानसभा चुनाव में हमारी ये कोशिश है कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले आ जाए। हमारा ये फोकस है कि हर विधानसभा की एक बड़ी समस्या उसको हम अपने मैनिफेस्टो में एड्रेस करें। कांग्रेस की तैयारी पर विरोधियों का सवाल है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे वादे पहले भी किए गए। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो वैसा ही घोषणा पत्र है जैसा कि वो पिछले 10 साल से 20 साल से हर चुनाव में देते आ रहे हैं। घोषणाएं करो और चुनाव के बाद भूल जाओ। उन घोषणाओं का क्या मतलब है कि अगर आप उनको चुनाव के बाद उन घोषणाओं को पूरा न कर पाए। कांग्रेस हमेशा ही आखिरी वक्त में सब कुछ करने वाली पार्टी मानी जाती है, मगर पहली बार इतनी तैयारी के साथ और इतनी जल्दी कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है तो ये विरोधियों के लिए चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने जसपुर विधानसभा में किसान संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का नेतृत्व आपके पंजाब अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सरदार भगवंत मान ने किया। इसके पहले उन्होंने काशीपुर में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज से हम 3 दिन के लिए 15, 16, 17 नवंबर किसान संकल्प यात्रा जो है शुरू कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज मैं काशीपुर आया हूं। कुछ दिन पहले कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए 2022 में चुनाव लड़ने से ज्यादा लड़ाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रावत पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। भट्ट ने कहा कि रावत अपनी पिछली हारों से इतने घबरा गए हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं। यही नहीं, भट्ट ने कहा कि चुनाव ना लड़ने की बात कहकर हरीश रावत अभी से फेस सेविंग में जुट चुके हैं। नैतिक साहस चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो पिछला परिणाम उन्होंने देखा ही है, इसलिए डर लगता ही है। चुनाव तो चुनाव है, इसलिए पहले से ही उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। भाई साहब ने अच्छा किया। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने सियासी महाभारत में कांग्रेस को पांडव और खुद को अभिमन्यु बताते हुए कहा है कि महाभारत के अभिमन्यु की तरह पूरी बीजेपी उनको घेर कर मारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए मैं इसके लिए भी तैयार हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जुम्मे की नमाज में छुट्टी देने का काम किया हो और इगास की छुट्टी पर सवाल खड़े किए हो, अब वो महाभारत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की कथनी और करनी में अंतर है। कोई बात नहीं, महाभारत, चुनावी महाभारत कांग्रेस जीते, उसमें यदि सारी भाजपा मिल करके मुझे अभिमन्यु की तरह मारना भी चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूं उसके लिए। देखिए, ये तो सारा प्रदेश जानता है, जिस व्यक्ति ने नमाज में छुट्टी करने का काम किया हो
वो इगास की छुट्टी में प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। तो रावत जी, मैंने आपसे कहा कि रावत जी, उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है और उनका एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि किस तरह से लूट लो और लूट के तिजोरियां भर लो। इसके अलावा कभी भी रावत जी का कहीं सामाजिक जो सरोकारों से कभी उनका कोई लेना देना नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस में जाने के लग रहे हैं आरोपों का जवाब दिया है। सौरभ ने कहा कि कांग्रेस कभी उनकी पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली है और वो भी बीजेपी से विधायक हैं। बहुगुणा ने बताया कि मोदी और धामी के नेतृत्व में ही चुनाव के मैदान में इस बार भी उतरेंगे। ये तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी कभी कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास सदस्यता नहीं थी कांग्रेस की। मेरी सबसे पहली सदस्यता अगर किसी पार्टी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात ये कह दूं कि मैं कहीं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला। मैंने अपना राजनीतिक जीवन सितारगंज से शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले शुरू किया, और मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, अगर संगठन और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे इस लायक समझता है कि मैं सितारगंज से चुनाव लड़ सकता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। बेरोजगारी और हरीश रावत सुबोध उनियाल की जुबानी जंग अब तल्ख हो गई है और अब सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को चैलेंज दिया है कि वो खुली बहस के लिए तैयार है और हरीश रावत भी आए। हरीश रावत ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने 1100 नौकरियां भी दी होंगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिसके बाद सुबोध उनियाल ने 3200 नौकरियों को आंकड़े सामने रखे हैं। पहले ये तय कर लें इनके मंत्रीगण कितने कितने दिए थे, पूरी लिस्ट बना करके ले आए, फिर मैं बताऊंगा इस लिस्ट में कितना झूठ है कितना सच है। हरीश रावत जी, जितने नाम चाहिए नाम के साथ मोबाइल नंबर भी उनको पहुंचा दिए जाएंगे और खुली डिबेट करिए। जिस मोबाइल नंबर को पिक करके बात कर लें कि क्या आपकी नौकरी लगी है 2017 के बाद, 3200 कॉल कर लें और 3200 कॉल करने के बाद अपना संन्यास की ओर चल पड़े। और रुद्रपुर से खबर है, जहां ठाकुर नगर में आग में झुलसकर एक व्यक्ति और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई है। घर में मौजूद उसकी पत्नी और साले की जान बच गई। सोमवार की देर रात हुई एक घटना की वजह से घरेलू सिलेंडर में लीकेज होना बताया जा रहा है। आग से घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। टिहरी में हिमालयन जोलीग्रांट जिला अस्पताल बौराड़ी में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही दूर दराज से आने वाले मरीजों पर भारी पड़ रही है। दूर दराज से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाले मरीजों को 1 हफ्ते आगे की डेट दी जा रही है, जिससे मरीज परेशान है। मैं 50 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ और स्पेशली अल्ट्रासाउंड के लिए आया। जब पता लगा यहाँ कि यहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाले है नहीं यहाँ। देखिए, अल्ट्रासाउंड के लिए हमने एक तो अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा हुआ है। एएनसी पेशेंट्स के लिए ब्लॉक वाइज है और अदर पेशेंट्स के लिए हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा हुआ है। आज हमारे एएनसी के 37 अपॉइंटमेंट्स हैं प्लस अर्जेंट जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो होते हैं। नैनीताल में आपदा के 1 महीने के बाद भी सड़कों को ठीक नहीं किया जा सका है। प्रशासन ने गांव तक सड़क खोलने को कहा है, लेकिन नैनीताल आने वाली सड़कें अब भी बदहाल हैं। कालाडूंगी रोड खुला जरूर है, लेकिन सिर्फ गाड़ी निकलने लायक ही रास्ता है। कुछ लोगों ने यहां से पत्थर भी चोरी कर लिए हैं। मिट्टी से कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है। हाँ, गाड़ी में से गिर रहे हैं और मलबा काफी पड़ा है। रोड में कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। हटाने के लिए कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहे हैं सभी। क्या कह रहे हैं? अब ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ये ठेके में गया हुआ है। नैनीताल सलमान खुर्शीद के घर आगजनी फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी। सतखोल पूरे मामले की करेगी जांच। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राकेश कपिल के खिलाफ केस दर्ज। कुंदन चिलवान भी हैं आरोपी। कल हुई थी आगजनी की घटना। हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट हमसे जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर आगजनी फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी। सतखेल में पूरे मामले में होगी जांच, क्या जानकारी? देखिए गीतिका, जिस तरह से कल वहां पर आगजनी, बलवा और गोलीबारी का मामला सामने आया था सलमान खुर्शीद के घर में, उसके बाद हालांकि तत्काल पुलिस ने जो राकेश
कपिल है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। और जो दूसरे सह आरोपी कुंदन चिलवाल है उनके खिलाफ अब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि पुलिस ये इस बात को जरूर कह रही है कि उस जो प्रदर्शन वहां पर हुआ था, कुंदन चिलवाल वहां पर मौजूद था, लेकिन उसको किस तरह से बचाया जा रहा है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आग लगी थी और गोलीबारी हुई थी और उस सारी चीजों को लेके आज वहां फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचेगी और पूरे तरीके से जांच करेगी। हालांकि गोलियां चलाने के मामले को पुलिस ने मान लिया है कि यहाँ पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई थी। केयर टेकर जो परिवार है उसने भी साफ तौर पर यह कहा था कि वहां पर जो कुंदन चिलवाल है खास तौर पर उसका नाम लिया गया था कि कुंदन चिलवाल और उसके जो लोग थे वो आए थे। राकेश कपिल जो जिला पंचायत सदस्य है उसके पति हैं वो भी वहां पर आए थे, तो उन दोनों ने वहां पर पुतला फूका, उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर दरवाजे पे आग लगाई और जो गोलियां हैं वो चलाई है। हालांकि जिस तरह से अब पूरा मामला एक बढ़ता जा रहा है तो कई जो नाम है वो खुलासे होंगे। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उसके लिए टीमों का भी गठन किया गया था। जिस तरह से सीओ भवाली ने हमें कल इस सारी चीजों से जानकारी दी गई थी, तो आज ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और जो फॉरेंसिक टीम है वो पूरी तरीके से पूरे मामले की वहां पर जाके जांच भी करेगी। जी वीरेंद्र, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।